हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप ठीक होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 केमिस्ट्री। चैप्टर का नाम है रासायनिक आबंध तथा आणविक संरचना और इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 12 है। और इस लेक्चर के अंदर हम आज डिस्कस करने वाले हैं द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में, डाइपोल मोमेंट के बारे में। क्या होता है द्विध्रुव आघूर्ण, इसको समझेंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कंपटीशन लेवल पर भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा। क्या इंफॉर्मेशन देता है द्विध्रुव आघूर्ण? तो जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था फाजान का नियम, और फाजान ने कहा था कि कोई भी कंपाउंड 100% आयनिक नहीं होता, उसके अंदर कुछ ना कुछ सह संयोजक लक्षण पाया जाता है, मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर पाया जाता है। इसी आधार पर डायपोल मोमेंट की बात हुई कि भाई कोई भी कंपाउंड 100% सह संयोजक नहीं होता, उसके अंदर कुछ ना कुछ आयनिक लक्षण पाया जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी कंपाउंड ना तो 100% सहसंयोजक होता और ना ही 100% आयनिक होता है। आयनिक कंपाउंड के अंदर कुछ ना कुछ सहसंयोजक लक्षण पाया जाएगा और सहसंयोजक कंपाउंड के अंदर कुछ ना कुछ आयनिक लक्षण पाया जाएगा। तो सहसंयोजक यौगिकों के अंदर कितना % आयनिक लक्षण होता है, उसको हम द्विध्रुव आघूर्ण की हेल्प से निकालते हैं। तो द्विध्रुव आघूर्ण की हेल्प से हम किसी भी यौगिक के अंदर क्या बता सकते हैं, आयनिक लक्षण बता सकते हैं, वो देखेंगे। साथ में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और क्या इंफॉर्मेशन देता है बेटा द्विध्रुव आघूर्ण? हमें अणुओं की आकृति बताता है कि मेरा CO2 अणु जो है वो तो रेखीय है और मेरा जो H2O है वो हमारा क्या है, कोणीय है। तो इनकी आकृति बताता है कि CO2 की आकृति रेखीय क्यों है जबकि H2O की आकृति कैसी होती है, कोणीय होती है। आकृति के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। अणुओं के अंदर ध्रुवीयता बताता है कि कौन सा अणु ज्यादा ध्रुवीय होगा और कौन सा अणु कम ध्रुवीय होगा। और क्या इंफॉर्मेशन देगा, और ये बताता है कि मेरा जो सिस और ट्रांस मतलब समपक्ष और विपक्ष समावयवी है, इनको पहचान हो सकती है या इनको किस तरीके से हम पहचान सकते हैं, वो द्विध्रुव आघूर्ण की हेल्प से पहचाना जाता है। और आपने देखा था बेंजीन के 3 समावयवी होते हैं बेटा, ऑर्थो, पैरा, मेटा, तो इनको पहचाना जा सकता है। और इन तीनों की जो पहचान की जा सकती है वो किसकी हेल्प से की जा सकती है, द्विध्रुव आघूर्ण की हेल्प से की जा सकती है। तो बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक होने वाला है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कॉम्पिटिशन के लेवल पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो हम बात कर रहे थे द्विध्रुव आघूर्ण की। द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, ध्यान से सुनना बेटा। द्विध्रुव आघूर्ण को हम म्यू से प्रदर्शित करते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण को किससे डिनोट करते हैं, म्यू से। और म्यू क्या होता है बेटा, किसी एक परमाणु पर उपस्थित आवेश तथा उनके बीच की दूरी का गुणनफल। किसी एक परमाणु पर उपस्थित आवेश तथा उनके बीच की दूरी का गुणनफल, उसी को हम क्या बोलते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ध्यान से सुनो बेटा। मान लीजिए मेरे पास H और Cl है। H और Cl ये मेरे पास कोई यौगिक है, असमान तत्वों के बीच बन रहा है। असमान तत्वों के बीच सहसंयोजक बंध है। अरे है भाई, असमान तत्वों के बीच कौन सा बंध है, सहसंयोजक बंध है। अब ध्यान से सुनना, हमारे पास होता क्या है, ये जो हमारे पास Cl और हाइड्रोजन ने एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर रखी है, तो साझे इलेक्ट्रॉन इनिशियली तो बिल्कुल बीच में जाते हैं। जब इन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करी तो साझे इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे, बिल्कुल बीच में होंगे। लेकिन चूंकि Cl की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है, इसलिए Cl क्या करता है, इन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, जिस कारण Cl पे थोड़ा सा माइनस और हाइड्रोजन पे थोड़ा सा प्लस आ जाता है। मतलब 2 पोल बन जाते हैं, एक पोल तो मेरा पॉजिटिव का और एक पोल मेरा नेगेटिव का बन जाता है। 2 पोल बन जाते हैं, एक प्लस और एक माइनस। Cl की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। इलेक्ट्रॉन को खींचने से क्या होगा, Cl पे माइनस और H पे प्लस, मतलब एक प्लस आ गया और एक माइनस हो गया, 2 पोल बन गए, मतलब इसके अंदर डाइपोल आ गया। क्या आ गया बेटा, डाइपोल। तो डाइपोल मोमेंट क्या है, डाइपोल मोमेंट क्या है, किसी एक परमाणु पर उपस्थित आवेश, चाहे माइनस ले लो, उसका मैग्नीट्यूड लेना है, परिमाण लेना है बेटा, मैग्नीट्यूड। तो माइनस प्लस को इग्नोर करके, चूंकि जितना माइनस होगा उतना ही प्लस होगा,
तो किसी एक परमाणु पर उपस्थित आवेश E और इनके बीच की दूरी, भाई इनके नाभिकों के बीच की दूरी d तो होगी ना, तो इनके बीच की दूरी का गुणनफल, उसी को हम क्या बोलते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे डिनोट किससे करते हैं, म्यू से। किससे डिनोट करते हैं, म्यू, म्यू बोलते हैं इसको। म्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसकी डायरेक्शन होती है, एक सदिश राशि है बेटा, ध्यान रखना। कैसी राशि है, सदिश राशि, इसलिए इसकी डायरेक्शन होती है, और इसकी डायरेक्शन होती है अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु की ओर, अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु की ओर। बहुत से कह देते हैं भाई कि प्लस धनायन से ऋणायन की ओर, बहुत से कह देते हैं कहां से, धनायन से ऋणायन की ओर, धनायन से ऋणायन की ओर। तो या तो आप बोल सकते हो कि इसकी जो डायरेक्शन होगी, इसकी जो दिशा होगी वो अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु की ओर होगी, और अगर आपको ये नहीं पता चल रहा तो आप बोल सकते हो धनायन से ऋणायन की ओर होगी इसकी डायरेक्शन। लेकिन अगर हमारे पास लॉन पेयर है, क्या बेटा, लॉन पेयर। लॉन पेयर कौन से होते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो भाग नहीं लेते, साझेदारी में भाग नहीं लेते, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो परमाणु के बीच साझेदारी में भाग नहीं लेते, वो लॉन पेयर कहलाते हैं। तो यदि अणु में लॉन पेयर है तब नेट डायरेक्शन, नेट दिशा लॉन पेयर की ओर होगी। अगर बेटा अणु के अंदर लॉन पेयर प्रेजेंट हुए तो फिर जो नेट डायरेक्शन होगी वो कहां होगी, लॉन पेयर की ओर होगी। ध्यान से सुनते रहो मैं क्या कह रहा हूं। द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, किसी एक परमाणु पर उपस्थित आवेश और दोनों परमाणुओं के बीच की दूरी का गुणनफल, उसे हम क्या बोलते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, सदिश राशि जिसकी दिशा कहां होगी, अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु की ओर होगी, या आप बोल सकते हो धनायन से ऋणायन की ओर होगी। लेकिन अगर अणु के अंदर लॉन पेयर है बेटा तो फिर डायरेक्शन कहां होगी, लॉन पेयर की ओर होगी। नेट डायरेक्शन कहां होगी, लॉन पेयर की होगी। इसे हम तीर से डिनोट करते हैं। अच्छा, प्रदर्शित की अगर मैं बात करूं, इसे तीर, ये वाला तीर, द्विध्रुव आघूर्ण का तीर ये होता है। तीर लगाओ और इसकी पूंछ पर कट कर दो, एक पैरेलल लाइन खींच दो परपेंडिकुलर, इस तीर से प्रदर्शित करते हैं, इससे प्रदर्शित करते हैं। इसका नुकीला सिरा जो होगा वो अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु की ओर होगा, और इसकी जो पूंछ होगी वो अधिक विद्युत धनात्मक परमाणु की ओर होगी। यानी कि पॉजिटिव की तरफ तो पूंछ होगी और नेगेटिव की तरफ मेरा तीर होगा। क्लियर है बात। अच्छा, अब सुनो बेटा, इसका मात्रक की अगर हम बात करें, इसका मात्रक या एसआई मात्रक कह दो, इसका एसआई मात्रक कूलाम इंटू मीटर बोल सकते। और एक डिबाई, डिबाई से डिनोट करते हैं, मैं पूरा लिख देता हूं, एक डिबाई, डी से डिनोट करते हैं तो डिबाई लिखो, डी लिखो, बात है। एक डिबाई बराबर होता है, अगर मैं ईएसयू में लिखूं तो 1 गुना 10 की पावर माइनस के 18 ईएसयू सेंटीमीटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ईएसयू मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट इंटू सीएम, सेंटीमीटर। तो एक डिबाई मेरा किसके बराबर होता है, एक डिबाई हमारा बराबर होता है 1 गुना 10 की पावर माइनस 18 ईएसयू इंटू सेंटीमीटर। ओके, या फिर आप बोल सकते हो कि एक डिबाई बराबर होगा 3.3 गुना 10 की पावर माइनस के 30 कूलाम इंटू मीटर। ये दोनों वैल्यू आपको पता हो कि एक डिबाई किसके बराबर होता है। एक डिबाई बराबर होता है 1 गुना 10 की पावर माइनस के 18 ईएसयू इंटू सेंटीमीटर, या फिर आप बोल सकते हो कि एक डिबाई बराबर होगा 3.3 गुना 10 की पावर माइनस के 30 सेंटीमीटर। अगर ये बात आपको सारी समझ में आ गई है तो आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि हमने पीछे पढ़ा है कि द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, उसी को हम डेफिनेशन के रूप में देख लेते हैं। ध्यान सुनो, जब दो असमान परमाणुओं के बीच, असमान अलग अलग परमाणु सहसंयोजक आबंध बनता है
तो यह सदैव ध्रुवीय होता है। अगर दो असमान परमाणु की भी सहसंयोजक बंध बना है, जैसे H और Cl, जैसे H और Br, जैसे H और I, जैसे C और Cl, जैसे N और H, समझ रहे हैं ना बात को, जैसे H और F, जब दो असमान परमाणुओं के बीच सहसंयोजक बंध बनता है तो वो हमेशा क्या होगा, वो ध्रुवीय होगा। उसके अंदर 100% कुछ ना कुछ आयनिक लक्षण होगा। मतलब 100% आयनिक लक्षण है, वो पूरा का पूरा वो 100% सहसंयोजक नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ क्या है, आयनिक लक्षण है। अच्छा आगे देखो, डेफिनेशन देखो, किसी बंध का द्विध्रुव आघूर्ण परमाणुओं पर धनात्मक अथवा ऋणात्मक आवेश की मात्रा, जिसे हम Q से डिनोट करेंगे, तथा उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी d के गुणनफल के बराबर होता है। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो म्यू जो होता है वो Q इंटू डी, कि भाई परमाणु पर उपस्थित धनात्मक अथवा ऋणात्मक आवेश की मात्रा, धनात्मक अथवा ऋणात्मक आवेश की मात्रा, और इनके बीच की दूरी का गुणनफल क्या कहलाता है, वही द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। तो आप बोल सकते हैं जहां मेरा Q क्या है, आवेश की मात्रा है, और D जो है वो परमाणु के बीच की दूरी है। भाई ये बात हमने कर ली है। द्विध्रुव आघूर्ण को डिबाई में व्यक्त किया जाता है, और एक डिबाई जो है वो 10 की पावर माइनस के 18 ESU सेंटीमीटर, या फिर आप बोल सकते हो 3.3 गुना 10 की पावर माइनस के 30 कुलाम इंटू मीटर, कुलाम इंटू मीटर। ओके, लिख लेना इसको बेटा, कभी आप सेंटीमीटर मान लो से, कुलाम इंटू मीटर। ये अब सुनो, द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। सदिश मतलब जिसकी डायरेक्शन होती है, जिसकी दिशा अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु, और अगर आपको अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु का नाम पता चले तो ब्रैकेट में लिख लेना, धनायन से ऋणायन की ओर होती है। इसे तीर आपको बताया था ना, क्रॉस कर देंगे यहाँ पर, से प्रदर्शित करते हैं। और एक और बात यहाँ पर, एक और बात कि यहाँ पर अधिक विद्युत धनायन से ऋणायन की ओर, लेकिन अगर हमारे पास बेटा अणु के अंदर लोन पेयर उपस्थित हुए तो फिर नेट डायरेक्शन कहां को होगी, लोन पेयर की ओर होगी। चेक करेंगे, एग्जांपल लेते हैं, आगे बढ़। तो ये चीजें तो आपने सीख ली कि द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है और कैसे निकालेंगे। अब आगे बढ़ते हैं कुछ एग्जांपल की ओर। हम बात करें अणुओं का ध्रुवता ज्ञात करना, अणुओं की ध्रुवता ज्ञात करना, मॉलिक्यूल के अंदर कितनी पोलैरिटी है, कितनी ध्रुवीयता है उसको बताना। सबसे पहले अगर मेरे पास द्विपरमाणु अणु है, ऐसा अणु जिसमें केवल दो ही परमाणु हैं, जिसमें केवल दो ही परमाणु, तो वो दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो समान हो सकते हैं या फिर असमान हो सकते हैं, या तो समान या असमान। अगर समान है तो उसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होगा, और अगर असमान है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ द्विध्रुव आघूर्ण होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान सुनो पहले। द्विपरमाणु अणु में यदि दोनों परमाणु समान तत्व के हैं तो द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है, और यदि असमान तत्व के हैं तो अणु ध्रुवीय होता है। चेक करो, समान तत्व के परमाणु, तो समान तत्व के अणु, अगर समान तत्व के अणु हैं जैसा कि Cl2, Br2, I2, F2, N2, O2, काफी है इतना। तो इन सब का जो द्विध्रुव आघूर्ण होगा म्यू, वो 0 होगा। इन सब का द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, 0 होगा। क्यों? क्योंकि भाई आप चेक कर सकते हो, ये Cl और ये Cl दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर रखी है। अब साझे के इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बीच में जाएंगे। अब जब साझे के इलेक्ट्रॉन बीच में गए बिल्कुल, तो इन इलेक्ट्रॉनों को ना तो ये Cl खींचेगा ना ये Cl खींचेगा। क्यों? क्योंकि दोनों की विद्युत ऋणात्मकता समान है, दोनों ही Cl है। तो साझे के इलेक्ट्रॉन ना तो ये अपनी तरफ को खींच पाएगा और ना ही ये अपनी तरफ को खींच पाएगा। क्योंकि दोनों में से कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पा रहा, या अगर खींच रहे हैं तो दोनों समान पावर से इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन ना तो इधर शिफ्ट होगा, इधर खींचेगा, ना इलेक्ट्रॉन इधर खींचेगा, क्योंकि समान पावर से खींच रहे हैं। इसलिए इस Cl पे ना प्लस माइनस आएगा ना इस पे प्लस माइनस आएगा, तो कोई आवेश नहीं आ रहा, और कोई आवेश नहीं आ रहा तो मैं कह सकता हूं इसका जो द्विध्रुव आघूर्ण होगा म्यू, वो 0 होगा। कोई चार्ज ना, कोई पोल नहीं बनेगा, ना प्लस वाला बनेगा ना माइनस वाला। तो डायपोल कितना हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। लेकिन अगर मेरे पास असमान तत्व के परमाणु है,
सॉरी असमान तत्व के अणु हैं, जैसा H और F, H और Cl, H और Br, देखो दो ही तत्व से मिलकर बने ही अणु H और I। तो फिर मैं कह सकता हूं कि इनके बीच कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट होगा, वो जीरो के इक्वल नहीं होगा, कुछ ना कुछ होगा, राइट, जीरो के बराबर नहीं होगा इनका डायपोल मोमेंट। अब किसका ज्यादा होगा, बंधों की ध्रुवीयता ज्ञात करना इन चारों में से किसका द्विध्रुव गुण ज्यादा होगा, वो फॉर्मूले से देखोगे आप कि भाई म्यू बराबर होता है E गुना डी, म्यू बराबर होता है E गुना डी। आवेश जितना ज्यादा होगा द्विध्रुव गुण उतना ज्यादा होगा, दूरी जितनी ज्यादा होगी तो भी द्विध्रुव गुण उतना ज्यादा होगा। यानी कि दो फैक्टर पे डिपेंड करेगा द्विध्रुव गुण, एक आवेश पे और दूसरा हमारा दूरी पे। चेक करते हैं मेरे पास HFCl में किसका द्विध्रुव गुण ज्यादा होगा। तो मैं बात कर रहा हूं हैलोजन अम्लों की ध्रुवता का घटता क्रम, हैलोजन अम्लों की ध्रुवता का घटता क्रम लिखेंगे। ध्यान से सुनना बेटा, मैं यहां ले रहा हूं मेरे पास H और F है, H और Cl है, H और Br है, H और I है। ध्यान से सुनना बहुत अच्छे से, एक एक बात वैसे मैं बता चुका हूं आपको। ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा जिससे इस पे माइनस और इस पे प्लस, ये भी खींचेगा इस पे माइनस और इस पे प्लस, ये भी खींचेगा इस पे माइनस और इस पे प्लस, ये भी खींचेगा इस पे माइनस और इस पे प्लस, राइट। अब खींचेगा ज्यादा कौन, जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगी। ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगी। विद्युत ऋणात्मकता क्या है बेटा, मैं यहां लिख देता हूं, विद्युत ऋणात्मकता का क्रम, विद्युत ऋणात्मकता बोलते हैं कि साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की क्षमता, साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की क्षमता, उसे विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। किसकी ज्यादा होगी, जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगी वो साझे के इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा, जिसकी विद्युत ऋणात्मकता कम होगी वो साझे के इलेक्ट्रॉन को कम खींचेगा। अब जितने ज्यादा साझे के इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा उस पर उतना ही ज्यादा माइनस आ जाएगा, मतलब उस पर आवेश उतना ही ज्यादा आ जाएगा, और जो कम खींच पाएगा उस पर आवेश उतना ही कम आएगा। तो सबसे ज्यादा कौन, Cl, Br, I, कार्बन, हाइड्रोजन। तो इनमें ये मेरे पास कौन सा क्रम है बेटा, ऐसे चलने पर घट रहा है, घटता क्रम, घटता क्रम। तो इनमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, मतलब फ्लोरीन पर आवेश ज्यादा आएगा। किससे ज्यादा आएगा बेटा, क्लोरीन से, और क्लोरीन पे ज्यादा आएगा ब्रोमीन से, और ब्रोमीन पे ज्यादा आएगा आयोडीन से। इसका मतलब ये हुआ कि भाई मेरा अगर आवेश का ऑर्डर देखा जाए, आवेश का क्रम, तो आवेश के आधार पर फ्लोरीन ज्यादा होगा क्लोरीन से, क्लोरीन ज्यादा होगा ब्रोमीन से, ब्रोमीन ज्यादा होगा आयोडीन से, अगर आवेश देखा जाए। क्योंकि फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगी, जिससे उस पर माइनस चार्ज ज्यादा आ जाएगा, मतलब आवेश ज्यादा आ जाएगा। तो आवेश का ऑर्डर, आवेश ज्यादा किस पाएगा, फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। दूरी की अगर बात करें, दूसरा फैक्टर है मेरे पास दूरी, दूरी का क्रम। दूरी की अगर हम बात करें तो भाई फ्लोरीन का साइज छोटा होता है, आपको पता है कि फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 9, तो 2 7, जबकि क्लोरीन का कितना होता है 17, तो 2 8 7। देखो कक्षा बढ़ गई, कक्षा बढ़ेगी तो आकार बढ़ेगा, अपने तीसरा चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा है हमने। कक्षा बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा, आकार बढ़ेगा, तो ये आकार बढ़ता जा रहा है। फ्लोरीन का आकार छोटा है क्लोरीन से, क्लोरीन का छोटा है ब्रोमीन से, ब्रोमीन का छोटा है आयोडीन से। तो आकार जितना बड़ा होगा दूरी भी उतनी ही ज्यादा होगी। भाई आकार जितना बड़ा हो जाएगा दूरी भी तो उतनी ज्यादा हो जाएगी। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, मान लीजिए ये मेरे पास हाइड्रोजन है, ये मेरा हाइड्रोजन है और ये मेरा फ्लोरीन है।
ये हाइड्रोजन और ये फ्लोरीन, तो इनको मिला लेते हैं हम। ये फ्लोरीन है, ये हाइड्रोजन, तो यहां न्यूक्लियस होगा, तो इनके बीच की दूरी ये मेरा डी होगा। अब यहां पर हाइड्रोजन का तो साइज सेम रहेगा, लेकिन क्लोरीन का साइज बढ़ जाएगा। साइज बढ़ने से डी भी बढ़ गया। देखो क्लोरीन का साइज बढ़ेगा तो भाई डी भी बढ़ जाएगा ना। आयोडीन का साइज सबसे बड़ा, तो साइज सब, आयोडीन का आकार सबसे बड़ा, इसलिए बंद दूरी भी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। तो यहाँ पर दूरी के क्रम अगर हम देखें तो आई की ज्यादा होगी बी आर से, बी आर की ज्यादा होगी सी एल से, और सी एल की ज्यादा होगी आई से, सॉरी एफ से भाई एफ से। अब यहां पर मेरा जो द्विध्रुव गुण है वो दोनों फैक्टर पे डिपेंड करता है, आवेश पे भी और डी पे भी। आवेश बढ़ेगा, द्विध्रुव गुण का मान बढ़ेगा, दूरी बढ़ेगी तो भी द्विध्रुव गुण का मान बढ़ेगा। तो यहां अगर देखा जाए तो दूरी तो आई की ज्यादा है और आवेश मेरा एफ का ज्यादा है, तो किसको प्रायोरिटी दें? तो इस केस में हम आवेश को प्राथमिकता देते हैं। क्या देते हैं? आवेश को प्राथमिकता देते हैं। हालांकि इसका भी एक एक्सेप्शन है, इसका एक एक्सेप्शन है, वो अगले स्लाइड में लेंगे हम। तो हम अगर मान लीजिए मेरे पास दूरी ज्यादा है और एक पर आवेश ज्यादा है, तो प्रायोरिटी किसे दी जाएगी? आवेश को दी जाएगी। तो आवेश के आधार पर आप अपना आंसर दोगे, और आवेश किसका ज्यादा है? फ्लोरीन का। इसका मतलब जो हैलोजन हम लोग की ध्रुवीयता का घटता क्रम जो है, कि ध्रुवीयता का जो घटता क्रम है, तो फ्लोरीन की ध्रुवीयता ज्यादा होगी बेटा क्लोरीन से, क्लोरीन की ज्यादा होगी ब्रोमीन से, और ब्रोमीन की ज्यादा होगी आयोडीन से। ये बात दिमाग में डाल लो, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फ्लोरीन ज्यादा ध्रुवीय होगा क्लोरीन से, क्लोरीन ज्यादा होगा ब्रोमीन से, ब्रोमीन ज्यादा होगा आयोडीन से। किस बेसिस पर आंसर दोगे? आवेश को अपना फैक्टर मानोगे मेन, और मेन फैक्टर आवेश को मानने के बाद, राइट, मेन फैक्टर आवेश को मानोगे, प्राथमिकता आवेश को दोगे। तब जब दोनों फैक्टर हमारे पास क्या हो? डिफरेंट, आवेश ज्यादा है, दूरी ज्यादा है। अब चेक करना है आपको कि हमारे पास किसको प्रायोरिटी दें, तो फिर आप किसको दोगे? आवेश को प्रायोरिटी दोगे, फिर आवेश को प्रायोरिटी दी जाएगी। लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम देखेंगे उसको भी। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा एग्जांपल है इसका, बहु परमाणु अणु। ऐसे अणु जिसके अंदर बहुत सारे परमाणु हो। चेक करो पहला, इसका फर्स्ट देखो, जैसे BeCl2 हमने ले लिया, BeCl2 या BF2 बातें की, और CO2। इनकी जो ध्रुवीय ये जो इनकी जो प्रकृति होती है वो अध्रुवीय होती है, और इनकी जो संरचना होती है वो कैसी होती है बेटा? रेखीय होती है। इनकी संरचना कैसी होती है? रेखीय। कैसे पता चला? क्योंकि इनमें जो डायपोल मोमेंट है वो 0 पाया गया, मतलब ये अध्रुवीय पाए गए। और अध्रुवीय कब हो सकते थे? जब इनकी संरचना कैसी होगी? रेखीय होगी। तो बना लेते हैं हम। सबसे पहले बात कर लेते हैं BeCl2 की। तो हमने इसकी रेखीय संरचना बनाई कि BeCl, अब यहां पर आप देखो, मैंने आप जैसे कि बताया आपको कि द्विध्रुव गुण जो है वो अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु की ओर होता है। Be और Cl में Cl की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, इसलिए एक फोर्स यहां को लग रहा हो। ऐसे बेटा Be और Cl में Cl की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, तो एक फोर्स यहां को लग रहा हो। चेक करो, एक फोर्स इधर को लग रहा है, एक फोर्स इधर को लग रहा है, एक ऐसे लग रहा है और एक ऐसे लग रहा है, और दोनों बराबर है, दोनों बराबर है। तो ये वाला फोर्स इस वाले फोर्स को क्या कर देगा? कैंसिल कर देगा। ये फोर्स इस फोर्स को अगर कैंसिल करेगा तो यहां मेरा जो है वो म्यू किसके बराबर आ जाएगा? 0 के बराबर आ जाएगा। और अगर मेरा म्यू 0 के बराबर आ गया तो फिर अणु कैसा होगा? अध्रुवीय होगा। तो ये पॉसिबिलिटी अध्रुवीय कब हो सकती थी? जब मेरे पास इसकी संरचना क्या हो? रेखीय हो। दूसरा देखो बेटा, BeF2, सेम बात हो गई भाई। BeF और F रेखीय स्ट्रक्चर बनाओ, तो किसका द्विध्रुव गुण 0 आना है। अब आपको पता है कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है? फ्लोरीन। तो फ्लोरीन की तरफ को फोर्स लग रहा होगा, यहां पर भी फ्लोरीन की तरफ को बंद फोर्स लग रहा होगा। बराबर फोर्स है और एक दूसरे का पॉजिटिव, तो कैंसिल करेंगे, इसलिए नेट फोर्स कितना लगा? 0। ऐसा मान के चलो
कि द्विध्रुव गुण आपका क्या है, एक बल है। एक बल इधर को लग रहा है, एक बल उधर को लग रहा है, और दोनों फोर्स चूंकि सेम है तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, इसलिए इसका द्विध्रुव गुण 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब इसकी संरचना भी रेखीय होगी। तीसरा है मेरे पास CO2, मैं यहां बना लेता हूं CO2, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसकी संरचना भी रेखीय होती है। तो अगर रेखीय है तो C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। फोर्स देखो बेटा कहां को लगेगा, कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है तो फोर्स ऑक्सीजन की तरफ को लगेगा। यहां पर भी बेटा किसकी तरफ को लगेगा, ऑक्सीजन की तरफ को लगेगा, क्योंकि विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा किसकी होती है, कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की ज्यादा होती है, इसलिए फोर्स ऑक्सीजन की तरफ को लग रहा है। यहाँ भी ऑक्सीजन की ज्यादा है तो ऑक्सीजन की तरफ को लग रहा है। बराबर है और अपोजिट है, एक इधर को लग रहा है, एक इधर को लग रहा है, और बराबर है, तो इसलिए आप बोल सकते हो कि नेट फोर्स कितना होगा, 0 होगा। और अगर नेट फोर्स 0 है तो आप समझदार हो कि ये कैसा मॉलिक्यूल है, अध्रुवीय है। अध्रुवीय, तो अगर मेरा म्यू 0 आ जाए तो वह अध्रुवीय होगा, और अगर म्यू 0 नहीं आता तो वो ध्रुवीय होगा। ध्रुवीय है तो उसके अंदर डायपोल मोमेंट है, और अगर ध्रुवीय नहीं है तो उसका डायपोल मोमेंट 0 है। क्लियर है बात, आगे बढ़ते। अब जो H2 अणु है वो भी हमारे पास CO2 BeF2 इनके जैसा ही है, BeCl2 और CO2, लेकिन ये तो हमारे पास, इनके लिए तो म्यू हमारा 0 आता है, इसका इनका जो द्विध्रुव गुण है वो 0 होगा। लेकिन जब हम H2 को देखते हैं तो इसका द्विध्रुव गुण 0 नहीं होता, इसके अंदर कुछ ना कुछ द्विध्रुव गुण पाया जाता है, मतलब ये ध्रुवीय होता है। ये कैसा होता है बेटा, ध्रुवीय। और अगर ये ध्रुवीय है तो फिर इनकी संरचना रेखीय नहीं होगी, सॉरी फिर H2 की संरचना रेखीय नहीं होगी, तो फिर कैसी होगी, बेंट होगी, थोड़ा सा मुड़ा हुआ होगा। तो वही चेक करते हैं बेटा, वही चेक करते हैं। H2 को देखो, ध्यान से देखो, H2 अणु ध्रुवीय तथा संरचना कैसी होती है, कोणीय होती है। चेक, ये मुड़ जाएगा, ये मेरा ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, थोड़ा सा मुड़ गया। अगर ये रेखीय होता, कुछ ऐसा होता, तो फिर हम कह देते भाई इसके अंदर जो है ना डायपोल मोमेंट 0 होना चाहिए। इसके अंदर डायपोल मोमेंट कितना होना चाहिए, 0, क्योंकि विद्युत ऋणात्मकता तो ज्यादा ऑक्सीजन की है, तो एक फोर्स ऐसे लग रहा होगा, एक फोर्स ऐसे लग रहा होगा, बराबर के फोर्स है, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो नेट 0 आना चाहिए। अगर ये 0 आता तो फिर कैसा हो जाता है, अध्रुवीय। लेकिन H2 हमने देखा कि H2 हमारा अध्रुवीय नहीं है, H2 तो ध्रुवीय है, उसके अंदर कुछ ना कुछ द्विध्रुव गुण है, जिससे पता चला कि इसकी संरचना हमारी रेखीय नहीं होगी। भाई रेखीय संरचना नहीं होगी, कैसी होगी, ऐसी होगी, बेंट होगी। अब इसमें 2 लोन पेयर पाए जाते हैं, निकालना सीखोगे बेटा, आप टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी, थ्योरी पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे नेक्स्ट थ्योरी में सीख जाओगे आप। 2 लोन पेयर होते हैं ऐसे। अब ये बन गया खरगोश, 2 लोन पेयर। अब मैंने आपको बताया था अगर अणु के अंदर लोन पेयर है तो नेट डायरेक्शन लोन पेयर की ओर होगी, तो एक डायरेक्शन तो ऐसे होगी और एक डायरेक्शन ऐसे होगी, नेट तो ये होगी। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में दोनों में से किसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, तो सर जी ऑक्सीजन की ज्यादा है, तो फोर्स कहां को लग रहा होगा, ऑक्सीजन की तरफ। यहां भी किसकी ज्यादा है, ऑक्सीजन की ज्यादा है, तो फोर्स कहां को लग रहा होगा, ऑक्सीजन की तरफ। अब ये वाला फोर्स, ध्यान सुना, ये वाला फोर्स इसको सपोर्ट कर रहा है, ऐसे लग रहा है, और ये वाला फोर्स, ये वाला ध्यान से देखो, ऊपर वाला, ये वाला फोर्स, ये नीचे वाला फोर्स इसको सपोर्ट कर रहा है। तो कोई भी फोर्स एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रही, एक ऐसे लग रहा है और एक ऐसे लग रहा है, एक ऐसे और एक ऐसे, ये एक दूसरे को कैंसिल थोड़ी कर रहे होंगे, एक ऐसे लग रहा है और एक ऐसे लग रहा है। हाँ अगर ये एक ऐसे लगता और एक ऐसे लगता तो कैंसिल करते, लेकिन ये एक ऐसे और एक ऐसे, तो ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहे होंगे, बल्कि क्या हो रहा होगा, इनके अंदर कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट पाया जा रहा होगा। भाई ये और ये तो जुड़ रहे हैं और ये भी जुड़ रहे हैं, और ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहे, इसका मतलब इसके अंदर डायपोल मोमेंट होगा नॉट इक्वल टू 0। कितना होता है वो भी लिख देते हैं, 1.86 डी होता है। पानी के अंदर यानी कि जल के अंदर का द्विध्रुव गुण कितना होता है, 1.86 डी होता है, 0 के बराबर नहीं होगा, जिससे पता चला कि इसकी संरचना कैसी हमारे पास कोणीय है।
मुड़ी हुई है, रेखीय नहीं है भाई, सीधी नहीं है, सीधी नहीं है, कोणीय है, मुड़ी हुई है। बात समझ में आ गई होगी। तो इंपोर्टेंट बात है बेटा कि H2O की संरचना कैसी होती है, कोणीय होती है। पढ़ेंगे, हालांकि स्ट्रक्चर पढ़ेंगे वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो ये भी समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार कंपटीशन में नीट, जेईई मेंस और बोर्ड लेवल पर भी, और बहुत चाहे एएमयू, सीयूईटी हो या सीनेट हो, कोई किसी भी तरह का कंपटीशन हो, ये क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांस होते हैं कि NH3 और NF3 में से किसका द्विध्रुव आघूर्ण ज्यादा होगा, किसका द्विध्रुव आघूर्ण ज्यादा होगा। तो जब मैं NH3 और NF3 को देखता हूं तो दोनों की जो शेप होती है वो पिरामिडीय होती है। दोनों अणुओं की शेप कैसी होती है, पिरामिडीय। बना लेते हैं पिरामिडीय शेप, चेक करो बेटा, बना लेते हैं। ये मेरा NH3 है, और याद रखना नाइट्रोजन के ऊपर एक लॉन पेयर होता है, तो लॉन पेयर यहां होगा। ये मेरा हाइड्रोजन है 3, ये होती है पिरामिड स्ट्रक्चर। ये ऐसे NF3 बहुत आसान है बताना कि किसका द्विध्रुव आघूर्ण ज्यादा होगा, टेंशन लेनी बिल्कुल, बहुत आसान। यहां लॉन पेयर होगा, यहां F, यहां F और यहां F। ध्यान से सुनो, अभी मैंने एक चीज बताई आपको, विद्युत ऋणात्मकता। यहां सर अभी बताइए कि जो साजिक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है उसको विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। विद्युत ऋणात्मकता किसकी ज्यादा होती है, फोन, ClBr, कार्बन, हाइड्रोजन। सर फ्लोरीन की ज्यादा है और हाइड्रोजन की कम है, घटता करती, बस ये दिमाग में डाल। अब बहुत आसान है, मुझे बताओ मेरा नेट फोर्स तो ऊपर को ही लग रहा होगा। जैसे कि मैं बात करता हूं कि हमारे पास जो नेट फोर्स लगता है वो लॉन पेयर की ओर लगता है, तो नेट फोर्स तो कहां लग रहा है, लॉन पेयर की ओर लग रहा है, ऊपर की ओर लग रहा है। चेक करो, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में विद्युत ऋणात्मकता नाइट्रोजन की ज्यादा है, तो एक फोर्स तो नाइट्रोजन की तरफ को यहां ऐसे लग रहा होगा, एक फोर्स ऐसे लग रहा होगा, और एक फोर्स ऐसे लग रहा होगा। जल्दी बताओ, इसका मतलब ये हुआ कि एक फोर्स तो मेरा लॉन पेयर का ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया। इस तरीके के फोर्स काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये तीनों के तीनों फोर्स इसके साथ क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। मतलब एक फोर्स ऐसे लगा रहा है, एक फोर्स ऐसे लगा रहा है, एक फोर्स ऐसे लगा रहा है, और नेट ऊपर को लग रहा है, तो तीनों के तीनों फोर्स यानी कि नीचे से तीनों के फोर्स क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, कैंसिल नहीं हो रहे। यहां पर चेक करो, यहां पर अब नाइट्रोजन और फ्लोरीन में किसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, फ्लोरीन की। मतलब फोर्स कहां को लगेगा, डायपोल मोमेंट कहां को लगेगा, नीचे को लगेगा। यहां भी कहां को लगेगा, नीचे को लगेगा। यहां भी कहां को लगेगा, नीचे को लगेगा। इसका मतलब एक फोर्स तो मेरा लग रहा है ऊपर को, और बाकी फोर्स कहां लग रहे हैं, नीचे को लग रहे हैं। तो जो नेट डायरेक्शन है, तुम काफी समझदार हो, नेट डायरेक्शन तो ऊपर को है भाई, नेट डायरेक्शन कहां को है, ऊपर। और फ्लोरीन क्या कर रहा है, इस नेट डायरेक्शन को अपनी तरफ को खींच रहा है, सपोर्ट नहीं कर रहा बल्कि खींच रहा है। और अगर खींचेगा तो इसके डायपोल मोमेंट को कम कर देगा, इसके फोर्स को कम कर देगा। फोर्स कम होगा तो डायपोल मोमेंट कम होगा। तो मान लीजिए इसका जो हमारे पास द्विध्रुव आघूर्ण है वो μ1 है, μ2 मान लो, μ2 है, और इसका द्विध्रुव आघूर्ण मेरा अगर μ1 है, तो मैं कह सकता हूं बेटा कि μ1 ज्यादा होगा μ2 से, होगा ही नहीं होगा। मतलब NH3 का द्विध्रुव आघूर्ण ज्यादा होगा NF3 से। किसका द्विध्रुव आघूर्ण ज्यादा होगा बेटा, NH3 का द्विध्रुव आघूर्ण ज्यादा होगा, किससे ज्यादा होगा, NF3 से। कैसे ज्यादा होगा भाई, NH3 के अंदर तो ये जो तीनों फोर्स है वो सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब फोर्स बढ़ रहा है, फोर्स बढ़ेगा तो द्विध्रुव आघूर्ण का मान भी बढ़ेगा। यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर ये फ्लोरीन क्या कर रहा है, इस नेट फोर्स को कम कर रहा है, द्विध्रुव आघूर्ण कम हो रहा होगा। अगर कम होगा तो NF3 का कम होगा और NH3 का ज्यादा होगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ो, तो था जो हम बात कर रहे थे एक्सेप्शनल केस की, ध्यान से सुनना। हमारे पास CH3Cl है, CH3Br है, CH3F है, CH3 है, इनका द्विध्रुव आघूर्ण का क्रम लिखना है।
तो चेक कर लेते हैं, मेरे पास CH3Cl, CH3Br, CH3I और CH3 हमारा F। अब अगर मैं बात करूं द्विध्रुव आघूर्ण की, तो हम जानते हैं म्यू बराबर होता है, म्यू बराबर होता है E गुना D। आवेश ज्यादा द्विध्रुव आघूर्ण का मान ज्यादा, अगर दूरी ज्यादा तो भी द्विध्रुव आघूर्ण का मान ज्यादा। तो अगर मैं आवेश फैक्टर को देखूं, आवेश का करूं, तो फिर आवेश तो फ्लोरीन पर ज्यादा होगा। किससे ज्यादा होगा? क्लोरीन से। और क्लोरीन का ज्यादा होगा ब्रोमीन से, और ब्रोमीन का ज्यादा होगा आयोडीन से। आवेश का फैक्टर तो ये है, लेकिन अगर हम दूरी का फैक्टर देखें, दूरी का करें, तो फिर क्या होगा? दूरी में किसकी ज्यादा होगी? आयोडीन की ज्यादा होगी। किससे? ब्रोमीन से। ब्रोमीन से, और ब्रोमीन की ज्यादा होगी किससे बेटा? क्लोरीन से, और क्लोरीन की ज्यादा होगी फ्लोरीन से। दूरी का फैक्टर ये है, दूरी का फैक्टर ये है। अब मैंने आपसे कहा था कि भाई अगर आवेश और दूरी में सिलेक्ट करना हो तो आवेश को सिलेक्ट करोगे, लेकिन यहां पर ध्यान देना, एल्किल हैलाइड में मैं बात कर रहा हूं किसकी? एल्किल हैलाइड की। जहां पर इलेक्ट्रॉन जो है Cl कहां से खींच रहा है बेटा? कार्बन से खींच रहा है, जबकि वहां पर इलेक्ट्रॉन किससे खींच रहा था? हाइड्रोजन से खींच रहा था। ध्यान से देखना बेटा। तो इस केस में क्या होगा? Cl का आवेश नो डाउट कम ही होना है, फ्लोरीन का आवेश नो डाउट ज्यादा ही होना है, लेकिन जब दोनों का मल्टीप्लीकेशन देखते हैं, दोनों की गुना देखते हैं, भाई दूरी D होगी ना, तो जब D और डेल का मल्टीप्लीकेशन देखते हैं तो वो ज्यादा आ जाता है फ्लोरीन से। किससे ज्यादा आ जाता है? फ्लोरीन से ज्यादा आ जाता है। भाई इसका D, इसका चार्ज, इसका D, इसका चार्ज, जब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन देखते हैं और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन देखते हैं तो फिर क्लोरीन के लिए ज्यादा आ जाता है फ्लोरीन से। तो हम कह सकते हैं इस केस में, ये एक्सेप्शनल केस मान लो या कुछ भी मान लो, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांस होते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन रहता है कि HF में तो F की ज्यादा है, लेकिन CH3Cl और CH3F में CH3Cl की ज्यादा। दिमाग में डाल लेना। तो बेटा ध्यान से सुनो, जब हम यहां पर द्विध्रुव आघूर्ण का ऑर्डर देखते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण का घटता क्रम, तो जब हम द्विध्रुव आघूर्ण को देखते हैं तो यहां पर क्लोरीन का बढ़ जाता है, यानी कि CH3Cl का द्विध्रुव आघूर्ण ज्यादा हो जाता है CH3F से। बाकी सेम रहेगा, बस यहीं पर थोड़ा सा कंफ्यूजन था जो आपको पता होना चाहिए। बाकी सेम रहेगा भाई, बाकी में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। बस यहाँ पर ध्यान रखना, इसका D और इसका जो चार्ज होता है उसका गुणनफल बढ़ जाता है इसका D और इसके चार्ज से, और अगर गुणनफल बढ़ जाएगा तो द्विध्रुव आघूर्ण का मान बढ़ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, क्लोरीन के लिए द्विध्रुव आघूर्ण का मान ज्यादा आ जाता है फ्लोरीन से। लेकिन याद रखना, अगर हम बात करें HF और HCl की, तो फिर सेम केस रहेगा भाई, HF की ज्यादा होगी, HF की ज्यादा होगी किससे? HCl से, यानी कि HF का द्विध्रुव आघूर्ण ज्यादा होगा HCl के द्विध्रुव आघूर्ण से। यहां ज्यादा होगा लेकिन यहां पर कम हो जाएगा F का। ये बस फोकस कर लेना, नोट कर लेना, कहीं पे लिख लेना बहुत अच्छे से। ज्यादातर क्वेश्चन यही आ जाते हैं एग्जाम में। 3 फैक्टर बताइए, एक NH3 और NF3 वाला, वहां से क्वेश्चन आता है, HCl HF वाला, और हमारा CH3Cl और CH3F वाला। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी और कंसेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके। तो चलिए अब बात करते हैं सिस और ट्रांस की, यानी कि समकक्ष रूप और विपक्ष रूप की। तो अगर मैं बात करूं समकक्ष और विपक्ष की, जैसे कि मैंने यहां पर बात की है कि मान लीजिए मेरे पास C डबल बॉन्ड C, यहां मैं Cl ले रहा हूं, ध्यान सुनना बेटा, और यहां मैं H ले रहा हूं, यहां मैं Cl ले रहा हूं
और यहां मैं H ले रहा हूं। जब सेम ग्रुप सेम साइड में होते हैं उसको बोलते हैं समपक्ष, कि भाई एक ही पक्ष में, समपक्ष रूप, जिसे आप सिस फॉर्म बोल सकते हो। और जब सेम ग्रुप अपोजिट साइड में हो जाते हैं कि भाई यहां Cl, यहां H और यहां Cl, सेम ग्रुप अपोजिट हो गए तो इसे बोलते हैं हम विपक्ष, कि भाई एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये विपक्ष ट्रांसफॉर्म, इसे सिस फॉर्म और इसे ट्रांसफॉर्म। तो जनरली यानी कि अधिकतर केस में क्या होगा, अधिकतर केस में क्या होगा, अगर आप यहां पर देखो तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मेरा ये Cl है, तो फोर्स Cl को लग रहा होगा। यहां पर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मेरा कार्बन होगा, तो फोर्स कार्बन की तरफ को लग रहा होगा। चेक करो, कार्बन और हाइड्रोजन में कार्बन की ज्यादा है तो फोर्स कार्बन की तरफ को, कार्बन और Cl में Cl की ज्यादा है इसलिए फोर्स Cl की तरफ को। यहां पर देखो, यहां पर फोर्स कार्बन की तरफ को और यहां पर फोर्स Cl की तरफ। मतलब ऐसा हो रहा है, ध्यान से सुनना, एक फोर्स ऐसा लग रहा है, एक फोर्स ऐसा लग रहा है, एक फोर्स ऐसे है और एक फोर्स हमारा ऐसे है। सेम दूसरा फोर्स अगर देखो तो ये फोर्स ऊपर को ऐसे है और ये फोर्स ऐसे। तो क्या आप बताइए, ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं क्या? ये इसको कैंसिल कर रहा है क्या? नहीं, बल्कि जुड़ रहा है इसके साथ। ये इसको कैंसिल कर रहा है क्या? नहीं, बल्कि जुड़ रहा है इसके साथ। तो क्या होगा, ये फोर्स इसके साथ जुड़ जाएगा और ये फोर्स इसके साथ जुड़ जाएगा। ये इनमें से कोई भी फोर्स एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहा, और अगर कैंसिल नहीं करेगा तो मतलब इसका डायपोल मोमेंट होगा म्यू नॉट इक्वल टू 0, म्यू नॉट इक्वल टू 0। कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट होगा, जीरो नहीं होगा। और अगर जीरो नहीं है तो हम इस अणु को कैसा बोल सकते हैं, ध्रुवीय, मतलब इसके अंदर डायपोल है, डायपोल मोमेंट है, द्विध्रुवागुण है। यहां पर देखो बेटा, एक फोर्स ऐसे लग रहा होगा, ये फोर्स ऐसे लग रहा होगा, ये फोर्स ऐसे लग रहा होगा, और हाँ ये फोर्स ऐसे लग रहा होगा। मैंने गलती कर दी यहां पर, Cl की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है ना, तो फोर्स ऐसे लग रहा होगा। अब यहां अगर आप देखो तो ये मेरा Cl के कारण फोर्स है, ये भी तो Cl के कारण ही फोर्स है। ये मेरा हाइड्रोजन के कारण फोर्स है, तो ये भी तो हाइड्रोजन के कारण फोर्स है। अब ये फोर्स बराबर है तो कैंसिल करेंगे, ये फोर्स भी बराबर है तो कैंसिल करेंगे, यानी कि ये वाला फोर्स इसको कैंसिल कर देता है और ये वाला फोर्स इसको कैंसिल कर देता है। तो ट्रांसफॉर्म में चूंकि ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं, तो अपोजिट होने से क्या होगा कि उनका जो डायपोल मोमेंट है वो जीरो आ जाएगा, इनका डायपोल मोमेंट क्या आ जाएगा, जीरो। और अगर डायपोल मोमेंट जीरो आ गया तो क्या हो जाएगा, अध्रुवीय। तो अधिकतर केस में 95% केस में इनका जो डायपोल मोमेंट होता है ट्रांसफॉर्म का, वो या तो जीरो होगा या बहुत कम होगा सिस के कंपैरिजन में, सिस के कंपैरिजन में। तो सिस फॉर्म का जो मेरे पास, सिस फॉर्म का जो मेरे पास डायपोल मोमेंट होगा, द्विध्रुवागुण होगा, वो ट्रांसफॉर्म से क्या होगा, ज्यादा होगा। सिस फॉर्म का जो द्विध्रुवागुण होगा वो ट्रांसफॉर्म से क्या होगा, ज्यादा होगा। आप देख भी सकते हो, ये वाला फोर्स इसको कैंसिल करेगा, ये वाला फोर्स इसको कैंसिल करेगा, तो यहाँ पर नेट फोर्स कितना हुआ, जीरो। और अगर नेट फोर्स जीरो है तो मतलब वो कैसा है, अध्रुवीय है। यहां नेट फोर्स जीरो नहीं है तो ये ध्रुवीय है, यानी कि इसका द्विध्रुवागुण जीरो के बराबर नहीं है, ज्यादा है भाई। तो मैं बोल सकता हूँ सिस फॉर्म का जो मेरा द्विध्रुवागुण होगा वो ट्रांसफॉर्म से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, और तो मेटा पैरा द्विध्रुवागुण के समावयव के आगुण देखने मुझे, चेक करो। अगर मैं बात करूं और तो मेटा और पैरा समावयवियों के द्विध्रुवागुण की, इनके द्विध्रुवागुण क्या होता है, भिन्न भिन्न होते हैं। बना लेते हैं, मेरे पास बेंजीन का एक द्वि प्रतिस्थापित समूह है, जैसा कि मान सकते हो आप Cl, एक Cl यहां लगाओ, एक Cl यहां लगाओ। ये कौन सा है, ऑर्थो समावयवी, ऑर्थो प्रतिस्थापी बोल दो, है ना, ऑर्थो प्रतिस्थापी, ऐसा चल जाएगा। ध्यान से देखना बेटा,
ये मेरे पास है मेटा प्रतिस्थापी, और अगर मैं यहां लगा दूं तो ये है बेटा पैरा प्रतिस्थापी। अब यहां पर फोर्स देखो आप, फोर्स हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है इसलिए फोर्स लग रहा होगा Cl की तरफ। यहां भी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में फोर्स लग रहा होगा Cl की तरफ को। तो एक फोर्स ऐसे लग रहा है और एक फोर्स ऐसे लग रहा है, तो लगभग ये फोर्स एक दूसरे के साथ कैंसिल नहीं करेंगे बल्कि जुड़ रहे होंगे। कैंसिल नहीं करेंगे बल्कि क्या हो रहे होंगे, जुड़ रहे होंगे। चेक करो बेटा, क्या हो रहे होंगे, जुड़ रहे होंगे। और अगर ये जुड़ेंगे तो इनका जो द्विध्रुवागुण होगा वो जीरो के इक्वल नहीं होगा, कुछ ना कुछ होगा। जीरो के इक्वल नहीं होगा, कुछ ना कुछ होगा। क्यों? क्योंकि भाई ये क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। एक तो ऐसे जा रहा है और एक हमारा ऐसे जा रहा है। जबकि यहां पर देखो तो Cl का द्विध्रुवागुण ऐसे होगा और यहां ऐसे होगा। तो यहां कुछ ऐसा हो रहा है बेटा कि एक फोर्स ऐसे लग रहा है और एक फोर्स ऐसे लग रहा है। अब ये क्या कर रहा होगा, ये वाला जो फोर्स है ऊपर को और ये वाला जो फोर्स है वो थोड़ा सा कैंसिल कर रहा होगा। थोड़ा सा क्या कर रहा होगा, कैंसिल, इसके कंपैरिजन में। क्योंकि यहाँ पे तो सपोर्ट सी हो रही है, यहाँ ये थोड़ा सा इसको खींच रहा है नीचे को। तो यहाँ हालांकि पूरी तरीके से कैंसिल नहीं करेगा। मतलब मैं कह सकता हूं कि म्यू नॉट इक्वल टू जीरो, म्यू जीरो के इक्वल नहीं होगा लेकिन कम होगा, क्योंकि ये वाला फोर्स इसको थोड़ा सा क्या कर लेगा, अपनी तरफ को खींच लेगा। जबकि अगर यहां देखो तो एक फोर्स ऊपर को लग रहा है और एक फोर्स नीचे को लग रहा है। अब एक फोर्स जब ऊपर को और एक फोर्स जब नीचे को और बराबर फोर्स है तो ये इसको क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। इसका मतलब यहाँ म्यू हमारा क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। म्यू हमारा क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। इससे आपने क्या सीखा, इससे आपने सीखा कि मेरे पास जो ऑर्थो समावयवी है, ऑर्थो समावयवी है, प्रतिस्थापी लिख लेते हैं। ऑर्थो प्रतिस्थापी का जो द्विध्रुवागुण है वो ज्यादा होगा मेटा प्रतिस्थापी से, और मेटा प्रतिस्थापी का द्विध्रुवागुण ज्यादा होगा पैरा प्रतिस्थापी से। क्या ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई? ऑर्थो का ज्यादा होगा मेटा से और मेटा का ज्यादा होगा पैरा से। पैरा का तो जीरो हो गया ना, एक फोर्स ऊपर को दूसरा फोर्स नीचे को, अपोजिट है, इसलिए इनका द्विध्रुवागुण क्या होगा, जीरो होगा। क्या होगा बेटा, जीरो होगा। जबकि अगर हम बात करें मेटा की तो ये एक दूसरे को पूरी तरीके से तो कैंसिल नहीं कर रहा, लेकिन थोड़ा तो कैंसिल कर रहा होगा इसके फोर्स को, क्योंकि एक ऊपर को लग रहा है, थोड़ा सा ऐसे लग रहा है, एक ऊपर को और एक ऐसे, तो थोड़ा सा कैंसिल कर देगा। यहां क्या होगा, एक ऐसे लग रहा है और एक ऐसे लग रहा है, तो कैंसिल नहीं करेगा बल्कि सपोर्ट करता हुआ चलेगा। इसलिए ऑर्थो का ज्यादा होगा किससे बेटा, मेटा से, और मेटा का ज्यादा होगा पैरा से। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी और लेक्चर भी समझ में आ गया। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।